ऑल विदर्भ कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित श्री अशोक चांडक जी, जयदीप शाह जी, अभिजीत केळकर जी, चेयरमैन अक्षय गुल्हाने जी, अनुपमा लड्डा जी, आशीष बजाज जी, राहुल जी, पंकज मुंद्रा जी, दिनेश राठी जी, श्रीमती स्वरूपा वजलवार जी, दीपक जेठवानी जी, आशीष मुकीम जी, मंचासीन सभी महानुभाव, इस सभागृह में उपस्थित सभी विदर्भ के जिलों से आए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल विदर्भ कॉन्क्लेव के माध्यम से हम सब लोग मिलकर टैक्सेशन के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, जो होने वाले हैं, उसको किस प्रकार से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, किस प्रकार से उस पर हम काम करेंगे, उसमें क्या डिफिकल्टीज है, उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, ऐसी कई बातों के ऊपर एक मंथन हो, चिंतन हो, और जो इस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो, इस दृष्टि से इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया है। मुझे याद है वो दिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एक संवाद किया था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सिग्नेचर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सिग्नेचर है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश के सर्वोच्च नेता ने इस चीज़ को अधोरेखित करना, यही अपने आप में इस प्रोफेशन में हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं हम समझ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य रतन टाटा जी का भी है। उन्होंने कहा था कि आई एम्प्लॉय MBA graduates to run my business, but I employ chartered accountants to teach these MBA graduates how to run the business. मुझे लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति ने इस प्रकार की बात को कहना, यही अधोरेखित करता है कि किस प्रकार का कार्य हम लोग करते हैं। और हम जब अकाउंटेंट की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी ये उसके साथ जुड़ता है। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी, और हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अकाउंटेबिलिटी का होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इफ देयर इज अ गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। इफ देयर इज अ पर्सन, he has to be accountable. If there is a professional, he has to be accountable. Accountability का होना यही अपने आप में एक प्रकार से समाज को दिशा देता है। When we say that we have to create an order, what is order? Order is all about accountability. When everything in your life is accountable, then life is said to be in order. और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का काम हम लोग सब करते हैं। और विशेष रूप से भारत जैसे बड़ी ही तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में हमारा जो रोल है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिक महत्वपूर्ण हुई है। विशेष रूप से हम लोगों ने देखा कि जब से हमने जीएसटी स्वीकारा है, जीएसटी के बारे में
कुछ लोगों का मत अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, किसी को लगता होगा इसमें तकलीफ ज़्यादा है, किसी को लगता होगा नहीं इससे सहूलियत हुई है। पर एक चीज़ हम सब लोगों को माननी पड़ेगी कि जब से जीएसटी आया है तब से हम लोग एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और किसी भी देश को अपनी तरक्की के लिए एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी की आवश्यकता होती है। आज अगर कोई एथिकल बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक प्रकार से वो लेवल प्लेइंग फील्ड आज जीएसटी के कारण हमको मिल रही है। उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन इस देश में जो हमने तरक्की की उसमें हम लोगों ने अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण तरक्की की होगी तो मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटीएन जैसा नेटवर्क हमने तैयार किया। आज अगर जीएसटीएन जैसा नेटवर्क हम खड़ा नहीं करते तो जिस समय जीएसटी आया था उस समय कई जगह में जाता था, कई संगोष्ठियों में जाता था, कई एसोसिएशंस में जाता था, तो कई जगह मुझे भाषण सुनने को मिलता था कि दुनिया के 100 देशों ने जीएसटी ट्राई किया, उसमें से 90 देश फेल हो गए। भारत जैसा खंडप्राय देश है, या इतनी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पर जीएसटी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जीएसटीएन जैसे नेटवर्क के कारण हम लोगों ने जीएसटी को सफल बनाया। आज वी हैव बिकम अ सिंगल मार्केट। हम लोगों ने स्टेट्स के बीच के बैरियर्स तोड़ दिए, और मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र जैसे देश राज्य में आज जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो पिछले 7 सालों में दुगने से ज्यादा बढ़ा है, मोर देन 2 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि हम एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी की ओर बहुत तेजी से बढ़े। एक हमने लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की है, और आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षित किया था कि हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं उनके जिम्मे इस जीएसटी को सफल बनाना है, और मैं ऐसा कहूंगा कि आप लोग इस परीक्षा में पूरे तरीके से खरे उतरे, और इसी के कारण आज देश में हम लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों में भी एक बॉयंसी हमको दिखाई पड़ती है। दोनों में भी हम लोगों को एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है, और देश के विकास में इसके कारण एक तेजी आती हुई भी हमको दिखाई पड़ती है। आज जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वी हैव बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड सून वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी एस्पायर टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028। लेकिन दुनिया के लोग ये कहते हैं कि बिटवीन 2028 एंड 2030 इंडिया कैन बिकम 9 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी हो सकते हैं। जिस गति के साथ आज हमारा विकास हो रहा है, जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विकास के मॉडल को देखें तो एक मॉडल ये हम लोगों ने देखा कि जिसमें हम सभी लोग गरीब रहे और गरीबी की ओर भाषण करते रहे और देश चलता रहे, ये एक मॉडल था। या दूसरा मॉडल ये है कि हमारे देश में जो भी गुणवत्ता है, हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे देश में जिस प्रकार से प्रोफेशनलिज्म है, इन सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग दें और देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की करें, और अर्थव्यवस्था की तरक्की के कारण देश की तिजोरी में जो पैसा आता है उसके माध्यम से हम गरीबी निर्मूलन का काम करें। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा रास्ता अपनाया, इसीलिए एक और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनी, और साथ साथ आज हम लोग गरीबी निर्मूलन का जो कार्य कर रहे हैं, मात्र 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम जो इस देश के अंदर हुआ है, आज यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि इस शताब्दी का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि इतने कम समय में इतने लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल पाए। आज हम महाराष्ट्र का विचार करते हैं तो महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने प्रयास किया है, वी वांट टू बिकम द फर्स्ट सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस साल हमने $500 बिलियन का मार्क पार कर लिया है। महाराष्ट्र इज वे अहेड ऑफ अदर स्टेट्स। हमारे पीछे का जो स्टेट है वो अभी 300 बिलियन पर है, हम 500 बिलियन से आगे चले गए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि बाय डूइंग बिजनेस यूजुअल इन एनी वेज वी विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2032-2033, but we aspire to make Maharashtra a $1 ट्रिलियन economy by 2028-2029। और इसके लिए विकास की गति को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। आज हम लोग देखते हैं कि इन टुडेज एरा स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड स्पीड ऑफ डेटा आर टू थिंग्स विच विल डिटरमिन द ग्रोथ। स्पीड ऑफ ट्रैवल इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रैवल से हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गुड्स का मूवमेंट अगर फास्ट होता है तो उसके कारण हम सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल तैयार होती है और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी आता है। आज एक समृद्धि महामार्ग अगर बन जाता है तो हम लोग देख सकते हैं कि इतनी तेजी के साथ हम लोग मुंबई चले जाते हैं, हमारे गुड्स मुंबई पहुंच जाते हैं, डिस्टेंसेस कम होते हैं, तो उसका व्यापार को बड़ा फायदा होता है। और आज हम जिस एरा में हैं उस एरा में स्पीड ऑफ डेटा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा जॉब मार्केट चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था डेटा ड्रिवन हो रही है। हम लोग पहले कहते थे कि भाई डेटा इज मोर प्रेशियस देन ऑयल, आज वो हो गया है। अभी ऑयल की कीमत से डेटा की कीमत आगे बढ़ गई है, इट इज सरपास्ड। और भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, डेटा तैयार कर रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ डेटा है, हम लोगों ने 5G लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी ने 5G जिस समय लॉन्च किया उस समय हमने कहा कि दुनिया के साथ हम 5G लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन दुनिया से पहले हमको 6G लॉन्च करना है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग ये समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से स्पीड ऑफ डेटा हमारे बिजनेसेस को डिटरमिन करेगा और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारे सबके नेचर ऑफ जॉब्स चेंज हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके भी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आपका जॉब का नेचर पूरे तरीके से बदल रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं कि एक ज़माना था, मैं चूंकि वकील हूँ, प्रैक्टिस तो ज़्यादा की नहीं, लेकिन जो वकालत करने वाले लोग हैं उनका सबसे बड़ा काम होता था कि भाई एक केस है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको ढूंढो, अलग अलग जजमेंट का कंपाइलेशन करो। अब ये सारा कंपाइलेशन चैट जीपीटी कर देता है, उसको केवल कमांड देनी पड़ती है, उसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक चेंज है इसको भी हमको अडैप्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक बात पक्की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे नहीं जा सकता, एक टूल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमसे तेजी से घोड़ा दौड़ता है, लेकिन घोड़े पर हम बैठ गए तो उसको किस दिशा में दौड़ाना है ये हम तय करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसा घोड़ा है कि जिस पर बैठकर हम उससे आगे सोच सकते हैं, उसके आगे थिंक कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग अपनी एफिशिएंसी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल सारे प्रोफेशंस के लिए
एक प्रकार से संक्रमण के साल है। जब व्यवस्थाएं चेंज होने वाली है, उन व्यवस्थाओं के लिए जो हमने टूल्स तैयार किए हैं वो टूल्स चेंज होने वाले हैं। आज हम लोग स्टेट जीएसटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज करते हैं, तो हम लोगों को कम से कम रेड करते हुए, कम से कम लोगों को तकलीफ देते हुए कौन इवेजन करता है टैक्स का, ये हम लोगों को पता चल जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग इसकी ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपने भी उसका विचार किया होगा। उसकी एडेप्टेबिलिटी, एक न्यू ऑर्डर जो तैयार हो रही है, इस न्यू ऑर्डर की एडेप्टेबिलिटी, इसके ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लॉजिस्टिक्स का क्षेत्र एक सेंटर स्टेज ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी जब तक उतनी रोबस्ट डेवलपमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ाते, जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग भागीदारी नहीं करते, तब तक ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम नहीं ला सकते। और मुझे लगता है ये परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है, हमारे प्रदेश में हो रहा है। अभी परसों ही हम लोगों ने नई लॉजिस्टिक पॉलिसी तैयार की। इस पॉलिसी में नागपुर और वर्धा के बीच हम लोगों ने नेशनल लॉजिस्टिक हब तैयार करने का निर्णय लिया है, जो एक ऐसा लॉजिस्टिक हब होगा कि नागपुर का जो एक सेंटर प्लेस के रूप में, एक 0 माइल के रूप में जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, उस एडवांटेज को लेते हुए नागपुर को पूरे देश का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बना पाए, इस प्रकार का प्रयास हम लोग इस लॉजिस्टिक हब के माध्यम से करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं इसीलिए रख रहा हूं कि ये हर चीज आपका रोल बढ़ाने वाली है। ये हर चीज आपके लिए नए अवसर भी तैयार करने वाली है और नई चुनौतियां भी तैयार करने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के जो कॉन्क्लेव हम करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि अवसर और चुनौतियां, ये दोनों के ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, एक नई दिशा तैयार होती है, सभी लोग उसमें एक अवेयरनेस लाते हैं और इसके कारण हमारे प्रोफेशन को भी हम लोग एक स्टेप आगे ले जाते हैं और लोगों की सुविधा के लिए भी हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका मैं मनपूर्वक यहाँ पर आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया और मुझे जो मन में था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। शायद रेलेवेंट होगा, शायद इररेलेवेंट होगा। जो रिलेवेंट है वो समझ लीजिए, जो इररेलेवेंट है छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।